ओके, सो बल्क फाइल में सर्च टर्म रिपोर्ट में हमारे पास प्लेसमेंट का डाटा मौजूद नहीं है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो अगर हमें प्लेसमेंट ऑप्टिमाइज करनी है तो फिर ऑब्वियसली हमें या तो डायरेक्टली कैंपेन मैनेजर्स में जाकर जाना पड़ेगा और वहां से इंडिविजुअल कैंपेन की प्लेसमेंट जो है वो चेकआउट करके अकॉर्डिंगली अपनी बिड जो है वो और कैंपेन प्लेसमेंट जो है वो एडजस्ट करनी होगी। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम बल्क फाइल से उन प्लेसमेंट्स को एडजस्ट कर दें। ठीक है, बल्क फाइल में हमारे पास जो इसकी प्रोसीजर से रिलेटेड जो है कुछ चीज़ें मैं बता दूं, अगर किसी के नॉलेज में नहीं है, किसी ने पहले बल्क फाइल यूज नहीं की है, तो हमारे पास जिस तरीके से कैंपेन स्ट्रक्चर हुई हुई होती है, इससे बल्क फाइल का स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है कि हमारे पास सबसे पहले जो है वो कैंपेन आ रही है। ठीक है, फिर प्लेसमेंट का डाटा हमारे पास मौजूद है, बिड एडजस्टमेंट जो नाम आ रहा है, ये दो प्लेसमेंट्स हैं कि यहाँ पर हमारे पास लेट्स से ये वाला एरिया जो आपको नजर आ रहा होगा, ये प्रोडक्ट पेज और टॉप ऑफ द सर्च की प्लेसमेंट जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, सो प्लेसमेंट का डाटा आ गया, देन एड ग्रुप आ गया, देन प्रोडक्ट ऐड आ गया, और जो प्रोडक्ट ऐड इज द ऐड जो कि हम जो एसिन हमने वो पर्टिकुलर एसिन जो है वो टारगेटिंग में ऐड किया हुआ है, या आई मीन जिस पर्टिकुलर एसिन को हम एडवर्टाइज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट ऐड वाले सेक्शन में आ गया, एंड देन हमारे पास कीवर्ड आ गया, जो भी हम कीवर्ड इस पर्टिकुलर कैंपेन में हमने टारगेट्स किए हुए हैं। ठीक है, सो ये उसी तरीके से वही स्ट्रक्चर जो है वो एक्सेल के फॉर्मेट में डिप्लॉय हुआ होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कुछ चेंजेस इन्होंने किए हैं वो ये किए हैं कि फॉर एग्जांपल पहले जब हम नॉर्मली क्या करते थे कि पहले ऑपरेशंस हमें डिफाइन नहीं करने होते थे, ये वाला कॉलम जो है वो सॉर्ट ऑफ मौजूद नहीं होता था बल्क फाइल में, हमें ऑपरेशन जो है वो डिफाइन नहीं करना होता था, हमें सिंपली हम बल्क फाइल में चेंजेस करके अपलोड कर देते थे तो वो कैंपेन में हमें रिफ्लेक्ट कर जाते थे। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने ये कर दिया है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑपरेशंस का कॉलम है, एंड वहां पर हमारे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं फॉर क्रिएट, अपडेट एंड आर्काइव। क्रिएट इज के जब जब हम कोई न्यू कैंपेन जो है बल्क फाइल के थ्रू सेटअप कर रहे हैं तो हमें क्रिएट का ऑपरेशन जो है वो डिफाइन करना होगा। ठीक है, जब हम क्रिएट का ऑपरेशन जो है वो डिफाइन करेंगे तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी, जो इसने हाईलाइट कर दी है। ठीक है, ये अगर हम यहाँ पे लिखें, आई मीन अगर चेकआउट भी करते हैं तो यहाँ पर हमें जो ये बता रहा है कि जो डार्क ब्लू वेबसाइट जो सेल्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं, वो और जो लाइट ब्लू है वो ऑप्शनल है। ठीक है, सो यहाँ पर डार्क ब्लू जो है वो ये कैंपेन नेम आ गया। ठीक है, कैंपेन आईडी आ गया, देन हमारे पास स्टार्ट डेट एंड सो एंड सो वो इन्फॉर्मेशन है। सो जो आई एम सॉरी सो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डार्क ब्लू में सेटअप हुई हुई है वो इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करनी है थ्रू बल्क फाइल, और उसमें हम उसी तरीके से अपने कैंपेन के नेम्स, एड ग्रुप के नेम्स, बिड्स वगैरह वो सारी चीजें जो है वो वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी एग्जिस्टिंग कैंपेन में हमने कोई चेंजेस करने हैं सो फिर हम यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से रिलेटेड कोई चेंजेस करने हैं सो वो उसी तरीके से लेट्स से कि अगर मुझे बजट चेंज करना है और वो कैंपेन जो है वो एस्टेब्लिश हुई हुई है ऑलरेडी, सो मैं यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन दूंगा एंड सो ऑन सो। और अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कैंपेन को आर्काइव करना है तो मैं आर्काइव का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। और इसको फिर हम जाके बल्क ऑपरेशन में जब हम सारे चेंजेस जो हैं वो कर लेते हैं तो हम बल्क ऑपरेशन में जाके इसको अपलोड कर देंगे, तो विद इन फ्यू मिनट्स जो हैं वो चेंजेस वहाँ पे डिप्लॉय हो जाएंगे। ठीक है, अपडेट हो जाएंगे। अगर कोई एरर नहीं है तो अगर कोई एरर होगा तो वो जब आप अपलोड करोगे तो उसको प्रोसेस करने के बाद कैंपेन मैनेजर जो है वो आपको डिफाइन कर देगा कि कोई एरर है या नहीं है, या वो जो अपलोड है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अगर एरर आएगा तो अगेन आप एरर फाइल डाउनलोड करेंगे और वहां से आपको वो जहां पर वैल्यूज जो है वो करेक्टली इनपुट नहीं है वो सेल जो है वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे, और वहां पे आप इंफॉर्मेशन अपडेट करके दोबारा उसको अपलोड करेंगे तो वो चेंजेस जो है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये एक सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर था बल्क फाइल का। ठीक है, आई एम श्योर, आई बिलीव कि आप लोगों ने पहले एक्सप्लोर किया होगा, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया है तो उसके लिए एक आइडिएशन प्लस मेरी कुछ वीडियोस जो हैं वो पहले ही बल्क फाइल के ऊपर उसके प्रोसेस के ऊपर जो है वो अप्रूव हुई भी हैं वीबीसीज वगैरह में।
काफी डिटेल्ड वीडियो है उसके ऊपर। सो अगर आपके पास उसका एक्सेस है तो आप वहां से जाके भी चेकआउट कर सकते हो कि बल्क फाइल को किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। सो खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक के, हमें प्लेसमेंट से रिलेटेड डाटा जो है वो अपनी सर्च टर्म्स के डाटा में जो है वो यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। सो हमारे पास जो ऑप्शन रह जाता है वो रह जाता है बल्क फाइल का, कि वहां से हम अपनी जो प्लेसमेंट की ऑप्टिमाइजेशन है वो वहां से स्टार्ट कर सके, या वहां से चेकआउट कर सके कौन सी प्लेसमेंट जो है वो हमें कैसा परफॉर्म करके दे रही है, ठीक है। अच्छा, प्लेसमेंट से रिलेटेड जो डाटा है वो अगर हम देखें कि यहाँ पर बिड एडजस्टमेंट, ये बिड एडजस्टमेंट वाले जो 2 रॉज हैं ये प्लेसमेंट से रिलेटेड डाटा है। सो हमें यहाँ पे सिर्फ टॉप ऑफ द सर्च और प्रोडक्ट पेजेस जो है वो नजर आ रहा है, राइट। ओके, पहले मुझे यहाँ पे टॉप ऑफ द सर्च एंड प्रोडक्ट पेजेस से रिलेटेड डाटा नजर आ रहा है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है वो है रेस्ट ऑफ द सर्च की। प्लेसमेंट की जो इंफॉर्मेशन है, रेस्ट ऑफ द सर्च की इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सो लेकिन क्या रेस्ट ऑफ द सर्च इसमें इंक्लूडेड नहीं है? ऐसा नहीं है। अगर हम इसका टोटल देखें कि इन 2 प्लेसमेंट का, टॉप ऑफ द सर्च का और प्रोडक्ट पेजेस का जो टोटल आ रहा है वो 445 इंप्रेशंस आ रहे हैं, और इन टोटल कैंपेन के ऊपर 585 इंप्रेशंस आए हैं। तो दैट मींस कि जो रिमेनिंग 40 इंप्रेशंस है वो रेस्ट ऑफ द सर्च पे आए, ठीक है। सो उससे रिलेटेड जो है वो यहाँ पे डाटा मौजूद नहीं है। सो लेकिन क्योंकि हम वहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं कर सकते तो इस वजह से अमेजोन ने वो रॉ यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अदरवाइज पहले अगर पुरानी बल्क फाइल्स की अगर हम चेकआउट करें तो वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती थी, तीनों प्लेसमेंट का डाटा जो है वो हमें वहाँ पे नजर आ रहा होता है, राइट। सो अब यहाँ पर हम चेकआउट करते हैं कि इस पर्टिकुलर जो आई मीन बल्क फाइल है उसमें हम प्लेसमेंट से रिलेटेड डाटा जो है वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, या उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उसके लिए जो हमारी बिड से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं, फॉर एग्जांपल कि हम लेट्स से यहाँ पर अब मेरे पास इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर बल्क फाइल होती तो वो ज़्यादा मेरे लिए बेहतर हो जाता, लेकिन हम एक थ्योरेटिकल वे में बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पर हम ये एक कीवर्ड है हमारे पास, ठीक है, लाइट बॉक्स फोटोग्राफी 24/24 एग्जैक्ट में ये टारगेट हो रहा है, ठीक है। और ये एक अंडरडॉग कीवर्ड है जिसको हमें ऑप्टिमाइज करना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि ये पर्टिकुलर कीवर्ड जो है वो एक एग्जैक्ट कैंपेन से टारगेट हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे जो एग्जैक्ट कैंपेन है वो एक ये कैंपेन आ रही है लेट्स से, ठीक है। ये एक एग्जैक्ट कैंपेन आ रही है और वी सपोज हम अज्यूम करते हैं कि ये डाटा जो है वो यहाँ पे इसका प्रोवाइडेड है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि मुझे इस पर्टिकुलर कैंपेन की बिड जो है वो 15% डाउन करनी है, ठीक है। अभी मुझे ये नहीं पता कि ये 15% डाउन करनी है और ये जो इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो किस प्लेसमेंट के ऊपर आ रहे हैं, राइट। अब मैंने यहाँ पे जब कैंपेन में जाके चेकआउट किया, बल्क फाइल पे जाके चेकआउट किया, तो मुझे नजर आया कि वो टॉप ऑफ द सर्च पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है और प्रोडक्ट पेजेस पे जो है वो ब्लीड कर रहा है, ठीक है। टॉप ऑफ द सर्च पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्रोडक्ट पेजेस पे जो है वो ब्लीड कर रहा है, राइट। सो अब मेरे पास यहाँ पर और मुझे यहाँ पे इसकी जो बिड सेट करनी है वो 256 सेंट्स करनी है। इसकी जो एग्जिस्टिंग बिड है वो $3 के अराउंड है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे 256 की बिड अगर सेट करनी है $3 से कम करके, सो मुझे ये चीज मेक श्योर करनी है कि उस बिड के अगेंस्ट जो बिड मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, कहाँ गया, यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में जो कीवर्ड को मैंने जो स्पेसिफिक बिड सेटअप की है, ठीक है, वो इतनी होनी चाहिए कि मेरे इंप्रेशन जो हैं वो प्रोडक्ट पेजेस पे भी ना जाए, मेरे इंप्रेशन जो हैं वो रेस्ट ऑफ द सर्च पे भी ना जाए। क्यों? क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ पर प्लेसमेंट जो है वो टॉप ऑफ द सर्च पे
अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा सारा का सारा ट्रैफिक जो है वो टॉप ऑफ द सर्च पे आना चाहिए, राइट? सो इस सिनेरियो में मुझे ये देखना होगा कि टॉप ऑफ द सर्च पे बिड क्या विन हो रही है। आई मीन प्रोडक्ट पेजेस पे क्या सीपीसी जो है वो आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे $1 पे भी, यानी $1 उसकी बिल्ड सेट हुई हुई है, तो $1 पे भी प्रोडक्ट पेजेस पे इंप्रेशंस और क्लिक्स जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है? सो दैट मीन्स कि मुझे अपनी बिल्ड जो है वो $1 से भी कम करनी होगी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपनी बिड जो है वो 90 सेंट्स कर देता हूँ, ठीक है? या मैं 85 सेंट्स कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा 85 सेंट्स कर दिया मैंने यहाँ पर। 85 सेंट्स में मुझे कुछ अश्योरेंस मिल गई कि मैं मेरे इंप्रेशंस और क्लिक्स जो हैं वो प्रोडक्ट पेज या रेस्ट ऑफ द सर्च पे जो है वो नहीं जाएंगे, ठीक है? एक चीज हो गई। अच्छा अब 85 सेंट्स तो मैंने सेट कर दिया, लेकिन मुझे टॉप ऑफ द सर्च पे जो बिड चाहिए वो चाहिए 2.56 की, ठीक है? अच्छा 2.56 से सिंपली इसका हम अगर इसकी कैलकुलेशन करें, 2.56 डिवाइडेड बाय 85 जो कि हमारी बिड है, ठीक है? सो दैट मीन्स इसमें से अगर मैं -1 कर देता हूँ, तो मुझे ये परसेंटेज जो है वो टॉप ऑफ द सर्च पे सेट करना होगा, यानी 201.1, ठीक है? इस तरीके से मैं अगर परसेंटेज सेट करता हूँ, तो मेरी जो टॉप ऑफ द सर्च पे बिड जाएगी वो 2 2.56 जो है वो मेरी वहां पे बिड जाएगी, ठीक है? अगर इसको हम लाट से कैलकुलेट भी कर लेते हैं कि हमने 85 की नॉर्मल बिड सेट की है, टॉप ऑफ द सर्च पे हमने प्लेसमेंट सेट किया 201 का, ठीक है? सो 201% का, ठीक है? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस, ठीक है? सो 2.56 की हमारी जो एक्चुअल जो सी आई मीन उसके ऊपर बिड जो है वो जा रही होगी ऑप्शन में, वो 2.56 की बिड जो है वो यहाँ पे जाएगी। सो ये परसेंटेज जो है 201 हम टॉप ऑफ द सर्च पे जाके सेट कर देंगे कि इस परसेंटेज को जो 63 सेट हुआ हुआ है हम इसको 201 कर देंगे, तो हमारी जो यहाँ पर बिड हमने डिटरमाइन की थी कि ये बिड जो है वो पर्टिकुलर बिड जो है वो हमें यहाँ पे सेट करनी है। सो ये बिड जो है वो हम यहाँ पर इवेंचुअली सेट कर देंगे, ठीक है? इस कैलकुलेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि ये आई मीन ये किस तरीके से कंप्यूट किया कि प्लेसमेंट परसेंटेज क्या होना चाहिए? नहीं इरफान भाई, लेकिन एक और क्वेश्चन है। जी जी। लेट से आपकी जो बिड है वो 1.5 है, फिर आपने उसकी प्लेसमेंट लेट से 100 की हुई है, हम्म। तो हम ये कैलकुलेशन करते हैं और बिड लेट से 1 आ जाती है और प्लेसमेंट परसेंटेज लेट से 200 आ जाती है, तो हम इसको वन गो में इम्प्लीमेंट कर देंगे। वन गो में कर सकते हैं। आई मीन मैंने नोटिस किया है कि वो उसकी वजह से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि बिट जो है वो इतने फ्रीक्वेंटली जो है वो चेंजेस नहीं करने चाहिए, ठीक है? और आप एक दफा बिट चेंज कर दें और उसके बाद जो है वो फिर अपने रिजल्ट जो है वो चेकआउट करते हैं। लेकिन और मैं भी अपनी आई मीन जो सेशंस वगैरह में यही रिकमेंड करता था, लेकिन मैं ये पर्सनली खुद प्रैक्टिस नहीं करता। पर्सनली मैं खुद प्रैक्टिस इस वजह से नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे फ्रीक्वेंट चेंजेस करने हैं तो वो किस तरीके से करना है, उसकी उसकी यूटिलिटी या उसकी यूजेज जो है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर एक पर्टिकुलर स्पॉन्सर्ड रैंक चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा स्पॉन्सर्ड रैंक वहां पर 5 आ रहा है, ठीक है? और मुझे सेकंड स्पॉट चाहिए, यानी स्पॉन्सर्ड रैंक 2 चाहिए। तो मैं वहां पर अपनी कैंपेन की बिड जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट करूंगा। अच्छा जब आप कैंपेन की बिड जो है वो एडजस्ट करते हो तो उसका इम्पैक्ट जो है वो विद इन 10 to 15 मिनट जो है वो आ जाता है, कैंपेन के ऊपर रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? सो अगर वो मेरा स्पॉन्सर्ड रैंक मूव नहीं कर रहा या अगर वो सेकंड प्लेसमेंट पे नहीं आया, दैट मीन्स कि मैंने अभी इनफ बिड नहीं किया है, ठीक है? तो अगर मैं श्योर हूँ कि मुझे वो पर्टिकुलर स्पॉन्सर्ड रैंक ही चाहिए, तो मैं उसकी बिल्ड जो है वो हर 15 मिनट बाद चेंज करता रहूंगा जब तक कि मुझे वो पर्टिकुलर स्पॉन्सर्ड रैंक अचीव नहीं हो जाता, ठीक है? लेकिन ये चीज स्टूडेंट्स को या सेशंस में क्यों रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि अगर आपने इसका आई मीन गलत यूज किया
या आप हर कैंपेन में जाके जो है वो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव अपनी बिल्ड जो है वो इतना फ्रीक्वेंटली जो है वो चेंज करते रहोगे, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो बड़ा क्लियर है, वो क्लियर क्या है कि मुझे 2.56 का लेट्स से कि जो बिल्ड हमने यहाँ पे सेट की है कि 2.56 का सीपीसी जो है वो मेरे लिए यहाँ पे कन्वीनियंट है, और आइडियली मुझे यही बिल्ड जो है वो यहाँ पे सेट करनी है, तो मैं वो डायरेक्टली जहाँ यहाँ पर वो बिल्ड सेट कर सकता हूँ, उसमें मेरे लिए एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समटाइम ये इशू आता है कि आपको इम्प्रेशन जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं या सो एंड सो वहां पर आप थोड़ा बहुत अगर उसकी प्लेसमेंट मजीद इंक्रीज करेंगे तो वो सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल आ जाती है। मतलब सर एक गो में कर दें तो कोई इशू नहीं है? नहीं, आई मीन अगर आपको यूज हाँ, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो फिर आप ग्रेजुअली करें, वो मसला नहीं है। लेकिन इतना मेजर जो है वो इशू नहीं आता है अगर आप उसको प्रॉपरली सेटअप करते हो। यस। अनफाल भाई, ओके, सो अनफाल भाई, जी जी प्लीज। अच्छा अनफाल भाई, मुझे ये पूछना था कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर जो है, हम टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर जो है टारगेट कर रहे हैं, और हमने अपनी बिड जो है उस तरीके से ऑप्टिमाइज करी और टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर हम लोग रैंक कर जाते हैं, लेकिन आफ्टर फ्यू मिनट्स ना, मतलब आधे पौन घंटे में जो है ना, ऐसा और होता है, मैंने नोट किया है कि कभी टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर हम लोग रैंक हुए हुए होते हैं, फिर दोबारा डी रैंक हो जाते हैं। तो फिर बिड को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना चाहिए कि टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर ही रहे जब तक हमारा बजट खत्म ना हो? मतलब आपके जो एड रैंक्स है, आपकी जो प्लेसमेंट है वो एक ही चेंज दिन होते के रहती है। अंदर जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, राइट? जी बिल्कुल। ओके, सो उसका रीजन बेसिकली ये होता है कि लेट से कुछ सेलर्स जो हैं वो डे पार्टिंग यूज कर रहे हैं, यानी वो एक पर्टिकुलर टाइम पे अपनी कैंपेन जो है वो एक्टिव करते हैं। सो फॉर एग्जांपल उनकी अगर प्लेसमेंट यानी उनकी जो बिडिंग है वो ज्यादा एग्रेसिव है, लेकिन वो एक सर्टेन टाइम के लेट से वो 12 बजे के बाद जो है वो एक्टिव होते हैं। सो 12 PM पे वो अपनी कैंपेन जो है वो इनिशिएट करते हैं और उनको बजट जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो उससे पहले वो सेलर्स क्योंकि मार्केट में ही नहीं थे, तो इस वजह से आपको वो स्पॉट जो है वो मिला हुआ था। ठीक है, लेकिन जैसे ही उनकी कैंपेन्स एक्टिव हुई तो हुआ ये कि अब उनकी कैंपेन्स ने आपकी यानी ऑप्शन जो है वो उन्होंने विन कर लिया। ठीक है, तो वो आपका रैंक जो है वो वहां से उस पर्टिकुलर बिड के साथ जो है वो एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो वहां पर सॉर्ट ऑफ अगर तो हम किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर हमारे लिए इम्पोर्टेंट या प्रायोरिटी जो है वो हमारा स्पॉट है, स्पॉन्सर्ड रैंक है कि मुझे फर्स्ट रैंक ही चाहिए या मुझे टॉप ऑफ द सर्च पे ही रहना है। सो वहां पर हम दो काम कर सकते हैं। पहला तरीकेकार ये है कि जो टॉप ऑफ द सर्च का परसेंटेज है वो हम इंक्रीज कर दें, ताकि अगर क्योंकि हमें ये तो पता है ना कि वो कंप्लीट यूटिलाइज नहीं होगा, वो तो जितना वो सेकंड प्राइस रूल के हिसाब से ही हमें चार्ज होगा। तो अगर सेकंड नंबर पे बिड कम होगी तो हमें कम चार्ज होगा, वो बढ़ेगी तो हमें ज्यादा चार्ज होगा। ठीक है, लेकिन दोनों सूरतों में हम उस सिचुएशन को कवर अप कर पाएंगे और हमारा एड रैंक जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सो एक तो काम ये किया जा सकता है कि हम प्लेसमेंट परसेंटेज से उस चीज को टैकल कर लें। दूसरा जो काम किया जा सकता है या दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि हम डायनामिक बिड अप एंड डाउन की तरफ चले जाएं और वहां से मतलब अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो हम डायनामिक बिड अप एंड डाउन कर देते, तो फिर हम अलाउ कर देते हैं उसको कि वो बिड जो है वो इंक्रीज कर दे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम होगा कि वो डायनामिक बिड अप एंड डाउन तीनों प्लेसमेंट के ऊपर अप्लाई होता है, यानी वो सिर्फ टॉप ऑफ द सर्च पे अप्लाई नहीं होगा, वो प्रोडक्ट पेजेस पे भी अप्लाई होगा, वो रेस्ट ऑफ द सर्च पे भी अप्लाई होगा। सो अगर मैं रिकमेंड करूं पर्सनली तो मैं फर्स्ट मेथड यानी प्लेसमेंट वाला मेथड जो है वो उसकी तरफ जाऊंगा, मैं डायनामिक बिड्स की तरफ नहीं जाऊंगा अगर मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो टॉप ऑफ द सर्च ही है। सही। अच्छा अनफाल भाई, एक चीज़ और ये पूछनी थी, जो आपने बिट सेट करी है और इसमें तो 3.01 में से जो -1 किया है, ये क्या फार्मूला यूज करें, थोड़ा सा बता दिए। ओके, अच्छा देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो चीज है कि मैंने यहाँ पर
आपको दो वेरिएबल जो है वो पता होने चाहिए, ठीक है। एक ये कि आपने किस प्लेसमेंट की बिड जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, ठीक है, कि प्लेसमेंट पे आपका क्या सीपीसी जो है वो आप उसको अलाउ कर रहे हैं। लेट्स से फॉर इस सिनेरियो में हमारे पास ये वेरिएबल जो था वो हमें पता था कि हमें 2.56 जो है वो टॉप ऑफ द सर्च पे सेट करना है, ठीक है। ये टीओएस के लिए मुझे ये पर्टिकुलर बिल्ड चाहिए टीओएस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा वेरिएबल कि मेरी बिल्ड जो है वो क्या होनी चाहिए। अच्छा, बिल्ड मैंने कहाँ से एनालाइज की? बिल्ड मैंने यहाँ से एनालाइज की कि मुझे $1 का सीपीसी जो है, मैंने मतलब मेरी बिल्ड जो है वो $1 है, उसके बावजूद भी प्रोडक्ट पेज के ऊपर क्लिक्स आ रहे हैं। सो इसको अवॉइड करने के लिए $1 से मुझे कम करना पड़ेगा। अब वो $1 से कम वो 95 भी हो सकता है, 95 सेंट्स भी हो सकता है, वो 90 भी हो सकता है, वो 85 भी हो सकता है, ठीक है। सो मैंने क्या किया कि मैंने 85 पे उसको सेट कर दिया, ठीक है, कि मैं इस पर्टिकुलर बिट को 85 पे लेके चला जाता हूँ, ठीक है। सो ये दोनों वेरिएबल्स आपके पास आ गए कि मेरी बिड जो है वो 85 है और मेरी टारगेट सीपीसी जो है टॉप ऑफ द सर्च पे वो 256 है, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों को जब डिवाइड कर रहा हूँ, सो उससे मुझे जो रिजल्टिंग वैल्यू मिल रही है ना, वो ये मिल रही है कि ये पर्टिकुलर बिड किस नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो 256 पे पहुंच जाएगी। सो दैट इज 3.011। यहाँ तक क्लियर है? जी अंकल भाई। ओके, अब 3.11 ऐसा नंबर है कि अगर ये वाला रिजल्टिंग वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो तो हम इस पे पहुंच जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो प्लेसमेंट की कैलकुलेशन होती है वो कैसे होती है कि प्लेसमेंट पे जो भी आप परसेंटेज सेट करते हो, सो प्लेसमेंट परसेंटेज जो भी आप डिफाइन किया है प्लस ये आपकी सॉर्ट ऑफ मल्टीप्लाई होती है बिड के साथ, ठीक है। और इसमें फिर बिड जो है वो सेपरेटली एड ऑन होती है। अगर मैं इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो जो भी प्लेसमेंट पे आपकी कैलकुलेशन हो रही होती है वो इस तरीके से होती है। लेट्स से कि आपने 100% प्लेसमेंट सेट की है, ठीक है, बिड आपकी 50 सेंट्स है। सो जो आपने ये टॉप ऑफ द सर्च पे अगर ये प्लेसमेंट सेट की है तो आपकी टॉप ऑफ द सर्च पे जो बिड जाएगी वो क्या जाएगी कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस, ठीक है। सो मेरी टॉप ऑफ द सर्च पे जो बिड जाएगी वो $1 जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि ये जो मैंने -1 किया है यहाँ पर वो मैं लेस कर रहा हूँ इस बिड वाले पोर्शन को, ये वाला जो ये बिड जो एड अप हो रही है ना, ठीक है, वो मैं इसमें से लेस कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर में से ये वन टाइम तो ये लेस हो जाएगी ना, क्योंकि ये एड अप हो रही है यहाँ पे वन टाइम, तो 1 माइनस लेस करूंगा तो ये वाला परसेंटेज जो रिमेनिंग परसेंटेज है ये मुझे सॉर्ट ऑफ अपनी प्लेसमेंट में सेटअप करना पड़ेगा टू कंप्लीट द इक्वेशन एंड टू अचीव दिस पर्टिकुलर 2.56। ठीक है, क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? ठीक है अंकल भाई, क्लियर है। ओके, सो ये सॉर्ट ऑफ अगर हम प्लेसमेंट ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो ये हमारे पास सॉर्ट ऑफ ये वाला मेथड जो है वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं कि हम बिड की कैलकुलेशन जो है स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक प्लेसमेंट के लिए किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं अगर फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर तमाम कैंपेन्स को हम चेकआउट करते हैं कि अगर लेट्स से कि मुझे तमाम कैंपेन्स की बिड जो है वो चेक करनी है तो मैंने दो बाकी सबको एक्सक्लूड कर दिया और सिर्फ इन दो को सिलेक्शन उनकी रहने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि मेरा एक्वास जो था वो अब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ले लें अगर, तो यहाँ पर मेरा एक्वास ब्रेक इवन एक्वास जो है वो समवेयर अराउंड 38% है, ठीक है। सो 38% जो है वो मेरा अलाउेबल यानी वो ब्रेक इवन एक्वास है, राइट। सो मेरे लिए जितने भी वैल्यूज उस परसेंटेज से अबव हैं तो वहां पर मुझे थोड़ा सा चीजों को ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जो है वो लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम लार्ज से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं
फॉर एग्जांपल के 38% से जो अबव है उनको हाईलाइट कर, ठीक हो गया। सो कैंपेन वाली को हम इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ प्लेसमेंट का डाटा देंगे, राइट। सो अब प्लेसमेंट के डाटा से यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि ये एक पर्टिकुलर कैंपेन है जिसकी टॉप ऑफ द सर्च पे मुझे 40% या 41% जो है वो एक्ॉस अचीव हो रहा है, ठीक है। कन्वर्जन रेट इज 30%। अच्छा, मैं ओवरऑल कन्वर्जन की अगर हम बात करूं तो मुझे वो पता होना चाहिए कि मेरा ओवरऑल कन्वर्जन रेट जो है वो क्या है, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास यहाँ पे नहीं है तो मैं यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरा ओवरऑल कन्वर्जन रेट जो है वो क्या आ रहा है। अच्छा, ये स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, सॉरी, मैं स्पॉन्सर्ड सर्च टर्म से जो है वो अपना डाटा, अपनी कन्वर्जन का डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो दैट इज 30%। सो मेरे पास यहाँ पे कन्वर्जन रेट जो है वो अकॉर्डिंग टू यानी एवरेज है, ठीक है। तो कन्वर्जन का एज सच मसला नहीं है, मसला है सीपीसी का। सीपीसी जो है वो मेरी 1.92 आ रही है, तो मेरी अगर ये सीपीसी जो है वो थोड़ी बहुत कम हो जाए तो मे भी मुझे यहाँ पर बेहतर रिजल्ट जो है वो अचीव होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो मेरे पास ये ऑप्शन बचता है कि मैं यहाँ पर अपनी प्लेसमेंट को स्लाइटली एडजस्ट कर दूँ, ठीक है, कि मेरे पास यहाँ पे एक अच्छा चंक ऑफ ऑर्डर्स तो आ रहा है, ठीक है। मैं अपनी इस पर्टिकुलर कैंपेन को थोड़ा सा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए अपनी प्लेसमेंट को स्लाइटली एडजस्ट कर दूं। फॉर एग्जांपल कि मैं इसको 92 कर दूं या 93 कर दूं, ठीक है, और उसके बाद इसके रिजल्ट जो है वो चेकआउट करूं कि मे बी शायद मेरा ब्रेक इवन एक्ॉस जो है वो अचीव हो जाए। क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सो हम एग्रेसिवली नहीं जाएंगे, हम स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो इसको टेस्ट कर सकते हैं, ताकि हमारी ये जो ऑर्डर वेलोसिटी है कि ये आउट ऑफ 40 क्लिक्स जो है वो इसने 12 ऑर्डर्स जो है वो जनरेट करके दिए हैं, तो वो ऑर्डर वेलोसिटी जो है वो अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। सो इस वजह से हम बहुत माइनर चेंजेस जो है वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो रीजन हो सकता है वो ये हो सकता है कि मैं हो सकता है कि मैं इसमें चेंजेस करूं ही ना, ठीक है, मैं इसको ऐसे ही रन होने दूं। फॉर एग्जांपल कि ये मेरी एक रैंकिंग कैंपेन हो, ठीक है, और रैंकिंग कैंपेन में मुझे ये रिजल्ट आ रहा है। सो रैंकिंग कैंपेन में मुझे 41% का एक्ॉस आ रहा है, मुझे ब्रेक इवन एक्ॉस मेरा 38% है, ठीक है। सो हो सकता है कि मैं यहाँ पे चेंजेस ना करूं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो यहाँ पे रैंक करना है, प्रॉफिट जनरेट करना नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट आई मीन रैंकिंग कैंपेन में भी जितना हम एक्ॉस मिनिमाइज कर सकते हैं वो हम करेंगे, ठीक है। उस आई मीन वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां पर हम प्रॉफिटेबिलिटी को कंसिडर ही नहीं करेंगे, लेकिन वो रैंकिंग कैंपेन के पर्सपेक्टिव में वो एक सेकेंडरी चीज है, ठीक है। सो वहां पर मेरी इनिशियल प्रायोरिटी सेल्स वेलोसिटी होगी, वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। सो हो सकता है कि मैंने 40% एक्ॉस यहाँ पे अचीव कर लिया है, तो मेरे लिए ये कन्वीनियंट हो, या आपके लिए ये सिचुएशन कन्वीनियंट हो, ठीक है, ये रैंकिंग कैंपेन में अगर 40% एक्ॉस भी आ रहा है तो भी ठीक है, मैं यहाँ पे इसको इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं करूंगा, ताकि और इसको इसी तरीके से चलने देंगे, हम किसी और कैंपेन से इस एक्ॉस को कंपनसेट कर देंगे, ठीक है। एक तो ये हो सकता है ये अगर मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो रैंकिंग, अगर मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो यहाँ से कन्वर्जन निकालना है, अब कन्वर्जन कैंपेन मेरी यानी सॉर्ट ऑफ ये कन्वर्जन कैंपेन है, तो ऑब्वियसली वहां पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जो ऑर्डर्स आए वो प्रॉफिटेबल आए। सो वहां पे उस सिनेरियो में मैं यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन प्लेसमेंट लेवल के ऊपर जो है वो ऑप्टिमाइजेशन जो है वो करना स्टार्ट करूंगा ग्रेजुअली, कि मेरा एक्ॉस जो है वो डिक्रीज कर जाए, और मेरी ऑर्डर वेलोसिटी भी अगर मैं किसी हद तक प्रोटेक्ट करके रख सकता हूँ, जितना भी प्रोटेक्ट करके रख सकता हूँ, तो वो भी इंटैक्ट रहे। सो मैं ग्रेजुअली जो है वो अपनी बिल्ड जो है वो डिक्रीज करना, यहाँ पर प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन जो भी चेंजेस हम करेंगे वो इन सिनेरियो इन विद रिस्पेक्ट टू कि हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, दोनों से यानी रैंकिंग में और कन्वर्जन में हमारा
सॉर्ट ऑफ डिसीजन जो है वो वहां पे चेंज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव। अच्छा, और यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं, ये पर्टिकुलर कैंपेन में हमारे पास 41% एक्ॉस आ रहा है, ठीक है। अगेन ये वही सिनेरियो है, ठीक है। सो अगेन वही थ्योरी अप्लाई होगी कि ये वेदर इट इज अ रैंकिंग कैंपेन, वेदर इट इज अ कन्वर्जन कैंपेन, ठीक है। अगर ये कन्वर्जन कैंपेन है तो मैं स्लाइटली, क्योंकि 41% एक्ॉस है, सो मैं स्लाइटली इसको ड्रॉप करते करते कोशिश कर सकता हूँ कि मेरी जो सॉरी कि मेरा एक्ॉस जो है वो उस पर्टिकुलर लेवल पे अचीव हो जाए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि ये इसका कन्वर्जन रेट जो है ना वो इतना हेल्दी नहीं है, जो कि यानी बिलो एवरेज है। हमें ऑन एन एवरेज 30% जो है वो कन्वर्जन मिल रही है हर 3 क्लिक पे। लेट्स से फॉर अज्यूम कि 3 क्लिक पे हमें एक ऑर्डर जो है वो एक्सपेक्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 क्लिक जो है वो हमारा ज्यादा आ रहा है। सो यहाँ पे डेफिनेटली सीपीसी का इतना इशू नहीं है जितना कन्वर्जन रेट का है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर ये कैंपेन, इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड ये चेकआउट कर लेते हैं कि यहाँ पे टारगेटिंग जो है वो क्या हो रही है। कि ओके, सो यहाँ पे जो टारगेटिंग हो रही है वो ये वाली पर्टिकुलर कैंपेन है। टॉप ऑफ द सर्च पे हमें 41% एक्ॉस आ रहा है, ठीक है। और प्लेसमेंट पे हमें सॉर्ट ऑफ, और ये कैंपेन अगर मैं चेक करूं तो ये एक सॉर्ट ऑफ कन्वर्जन कैंपेन है। सो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल ऑर्डर जो है वो जनरेट करना है। लेकिन थिंग इज कि इसमें कोई एक टारगेट एडेड नहीं है, ठीक है। ये मैंने जो वो ऑल इन वन कैंपेन बताई थी, ये वो उस तरह की कैंपेन है। तो यहाँ पे तो 100-200 टारगेट्स हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर प्लेसमेंट से ज्यादा मुझे ये चेकआउट करने की जरूरत होगी कि जैसे मेरे ये पर्टिकुलर कीवर्ड्स हैं, इनको अगर मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, इनकी ऑप्टिमाइजेशन कर लेता हूँ, तो मेरे रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे। मुझे प्लेसमेंट के ऊपर जो है वो ऑप्टिमाइजेशन की जो है वो जरूरत नहीं होगी। सो ये वाला पार्ट जो है वो मेरा यहीं से कवर अप हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर ऑडिट के थ्रू जितनी मैं नेगेटिव टारगेटिंग कर रहा हूँ या मैं सॉर्ट ऑफ बिट एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, सो वो मुझे इंडिविजुअल कीवर्ड लेवल के ऊपर अगर जब मैं करूंगा तो मेरे लिए ये एक्ॉस जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होने के चांसेस जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। मुझे प्लेसमेंट लेवल के ऊपर अभी टारगेट करने की जरूरत नहीं। प्लेसमेंट की ऑप्टिमाइजेशन ज्यादातर सिनेरियो में हम वहां पे कर रहे होंगे जहां पर हम इंडिविजुअल कीवर्ड कैंपेन जो है ना हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे उनका रोल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सिनेरियो में, क्योंकि वहां पर जितना भी प्लेसमेंट का डाटा आ रहा है वो एक ही सर्च टर्म के अगेंस्ट आ रहा है, ठीक है। तो वहां पर हम हर लेवल पे, बिड लेवल पे भी, बजट लेवल पे भी और प्लेसमेंट लेवल पे भी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन जहां पर मल्टीपल कीवर्ड्स हैं, तो उसमें सबसे पहले जो है वो हमें चीज ये देखनी होगी कि जो कीवर्ड्स हैं जो सर्च टर्म उससे टारगेट हो रही हैं, वहां पर कोई मसला तो नहीं है। सबसे पहले जो चीज हम चेकआउट करेंगे वो चेकआउट करेंगे। सो यहाँ पर हमें जैसे कि कुछ रिजल्ट जो हैं वो नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर 85 आ रहा है कॉस्ट, ठीक है। 13% कन्वर्जन है, यहाँ पे 20% कन्वर्जन है, ठीक है। और यहाँ पे लेट से 57% है। सो इन टारगेट्स को अगर हम मिनिमाइज कर लेते हैं तो हमारा मोस्ट प्रोबेबली एक्ॉस का टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा, हमें प्लेसमेंट लेवल पे जाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। सो हमें फर्स्टली यहाँ पर सॉर्ट ऑफ इस पर्टिकुलर एरिया को जो है वो टारगेट करने की जरूरत है, विच वी कैन वी हैव कवर्ड इन द स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऑडिट, ठीक है। सो वहां से उसी से रिलेटेड जो डिसीजन हम लेंगे उसी से ये चीजें जो है वो कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लेते हैं, ये पर्टिकुलर ये एक सिंगल कीवर्ड कैंपेन है, ठीक है। अच्छा, इस कैंपेन में ये सॉर्ट ऑफ एक रैंकिंग कैंपेन है, ठीक है। और ये हमारा एक सॉर्ट ऑफ मेन कीवर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कुछ रिजल्ट्स और इम्पैक्ट जो है वो चेकआउट करते हैं कि ओवरऑल कैंपेन का एक्ॉस जो है वो 40% आ रहा है, राइट, ठीक है। और प्रोडक्ट पेजेस पे 65 इसका एक्ॉस है, और 10 क्लिक्स आए हैं विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 30 डेज, यानी
3 दिन में 1 क्लिक आ रहा है इसके ऊपर प्रोडक्ट पेजेस साइट पे। अदरवाइज मेजॉरिटी जो है वो इसका टॉप ऑफ द सर्च पे ही आ रहा है, और टॉप ऑफ द सर्च पे हमें 40% एक्वॉस आ रहा है, 31% कन्वर्जन रेट है। सीपीसी इसका हाई है स्लाइटली, कंपैरेटिवली जो पिछले कीवर्ड्स हमने देखे थे वहां पर 1.9 1.93 इस तरीके से सीपीसी आ रहा था, यहाँ पे $2 का सीपीसी है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे स्लाइटली हमारा एक्वॉस जो है वो हाई रहेगा। अब इस सिनेरियो में लेट्स से ये मेरा रैंकिंग कीवर्ड है, मुझे मेरी प्रायोरिटी यहाँ पे सेल्स वेलोसिटी है, ना कि प्रॉफिटेबल ऑर्डर जनरेट करना, क्योंकि रैंकिंग कैंपेन है। यहाँ पर जो मुझे नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो सीपीसी आ रहा है दैट इज 1.05, ठीक है, कि प्रोडक्ट पेजेस पे जो सीपीसी आया है वो 1.05 है। सो मैं अपनी बिड को कम करके अपना प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज कर सकता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे सीपीसी आ रहा है 2.01 का, ठीक है, और मेरा जो नॉर्मल बिड है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर दैट इज $1, ठीक है। अब अगर लेट्स से कि ये आई बिलीव मैंने यहाँ पे बिड जो है वो इसकी ऑलरेडी एडजस्ट कर दी है, जिसकी वजह से इसके ऊपर अब क्लिक जो है वो आना बंद हो गए हैं, लेकिन ये अगर 30 डेज में देखें तो 1.05 का यहाँ पर सीपीसी आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल इसकी बिड जो है वो 1.05 ही होती, फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे इसकी बिड जो है वो 1.05 ही होती। उस सिनेरियो में हम क्या करते कि हम इसकी बिड को स्लाइटली डिक्रीज करते कि बिड जो है वो हम $1 कर देते। $1 बिड करने के बाद हमें पता है कि हमें 201 टॉप ऑफ द सर्च पे चाहिए, ठीक है। मैं 201 से, और ये मेरी रैंकिंग कैंपेन है, मैं 201 के बजाय 205 टारगेट करता है यहाँ पर, ठीक है। 205 टारगेट करता डिवाइडेड बाय 1, जो कि मैं बिड जो है वो सेट कर रहा हूँ, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 1। मेरा जो परसेंटेज बनेगा टॉप ऑफ द सर्च का वो 105 बनेगा, यानी मैं $1 की बिड सेट करके टॉप ऑफ द सर्च पे 105 की प्लेसमेंट सेट कर देता, ताकि मेरी जो टॉप ऑफ द सर्च पे सीपीसी अलाउेबल सीपीसी जो है वो 205 चली जाए, ताकि मेरे ऑर्डर जो है वो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये मेरा एक मेरी रैंकिंग कैंपेन है और मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो सेल्स वेलोसिटी है। तो मैं ज्यादा इसको स्पेंड अलाउ दे सकता हूँ, मैं इसकी सेल्स वेलोसिटी कम नहीं करना चाह रहा, बेशक एक्वॉस जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज भी हो जाए, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव होगा डिसीजन हमारे उसी से रेलेवेंट होंगे, उसी से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। आपने अगर जो भी डिसीजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड जो डिसीजन लेना है, आपने उसको कनेक्ट करना है अपने ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। अगर आप इस सिनेरियो में देखेंगे कि यहाँ पर भी 40% एक्वॉस था, तो यहाँ पे आपने बढ़ा दिया है, वहां पे 40% एक्वॉस था, वहां पे आपने कम कर दिया है, ठीक है। सिर्फ नंबर्स के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि ये तो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। वो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा उस चीज को उसके ऑब्जेक्टिव से, कि कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव की बेसिस पे प्रायोरिटी क्या थी, और प्रायोरिटी की बेसिस पे डिसीजन जो है वो क्या लिया गया। तो जब आप ये डॉट्स कनेक्ट करोगे तो आपको वो डिसीजन जो है वो लॉजिकल लगेगा, और वो डिसीजन जो है वो आप खुद भी आई मीन इजीली उसको ड्राइव कर पाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ किसी पर्टिकुलर केपीआई को सामने रखते हुए 40% एक्वॉस हो तो क्या करना है, 38% एक्वॉस हो तो क्या करना है, उस सिनेरियो में आपको कहीं पर लगेगा कहीं पे इंक्रीज कर दिया, कहीं पे डिक्रीज कर दिया, तो वो आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग आपको लगेगा कि ये तो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं, और वो कंफ्यूजन आपके लिए क्रिएट होगी। उसके लिए जरूरी है कि आपका ऑब्जेक्टिव वहां पर समझना और उसको क्लियर करना वो इम्पोर्टेंट है, और उसी तरीके से फिर आप उसकी ऑप्टिमाइजेशन जो है वो करो, ठीक। तो इसी तरह के आई मीन प्लेसमेंट में और यानी बहुत ज्यादा सिनेरियोज नहीं है इतने, ठीक है ना, आई मीन प्लेसमेंट लेवल पे हमें बहुत ज्यादा सिनेरियोज जो है वो नहीं मिलेंगे। इरफान भाई आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। मेरी आवाज कट रही है? सर लास्ट 30 सेकंड्स जो थे उसको रिपीट कर दें। सबके साथ हो रहा है या मेरे साथ, आई मीन इनके साथ? ओके अच्छा, अब मेरी आवाज आ रही सही? जी सर। ओके, व्हाट आई वाज सेइंग के जब हम कोई भी डिसीजन आप जब ले रहे हो ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड,
बिड से रिलेटेड, तो आपने उस पर्टिकुलर कैंपेन के ऑब्जेक्टिव को उसके साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को कनेक्ट करेंगे, उसकी प्रायोरिटीज जो है वो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि इस ऑब्जेक्टिव के साथ हमारी प्रायोरिटी क्या है। हमारी प्रायोरिटी सेल्स है, हमारी प्रायोरिटी प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स हैं, हमारी प्रायोरिटी जो है वो सिर्फ ट्रैफिक्स है, या हमारी प्रायोरिटी जो है वो क्लिक्स हैं, व्हाट्सोएवर, ठीक है, या हमारी प्रायोरिटी नई अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो जो भी आपकी प्रायोरिटी है, आपका डिसीजन जो है वो उसके से रिलेटेड होगा। जब आप सिर्फ और सिर्फ केपीआई के बेसिस पे, यानी कि किसी एक्स की बेसिस पे अगर आप डिसीजन देखोगे, तो हो सकता है कि वो आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लगे कि किसी कैंपेन में 40% एक्स था, तो वहां पे आपने बिड को जो था वो रिड्यूस कर दिया। किसी कैंपेन में आपका 40% एक्स था, तो वहां पे आपने बिड को जो है वो इंक्रीज कर दिया। वो इस वजह से कर दिया क्योंकि दोनों कैंपेन के ऑब्जेक्टिव जो थे वो डिफरेंट है। तो वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव को कनेक्ट करना वो ज्यादा जरूरी है, और ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होना वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो यहाँ अनफाल पर भी क्वेश्चन है। जी जी प्लीज। अनफाल भाई, ये जो लास्ट शीट पे हम काम कर रहे थे, आपने उसको इसके साथ लिंक कैसे किया? आई मीन के जिन कीवर्ड्स के अगेंस्ट हम लोगों ने ऑप्टिमाइज लिखा था, अब हम उसको कैंपेन लेवल पे आके प्लेसमेंट लेवल पे चेक कर रहे हैं कि इसको किस तरह ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। उसमें आप उस पर्टिकुलर, जब आप यहाँ पे आपने डिसीजन ले लिया ना, ठीक है, कि अब इन कैंपेन्स की, सॉरी, इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स की ऑप्टिमाइजेशन करनी है, ठीक है। अब हमारे पास सीपीसी जो है वो सामने मौजूद है, ठीक है। अच्छा, ये सीपीसी है, ये बिड नहीं है। सही। तो कि मैं इतना सीपीसी जो है वो इसको अलाउ करना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर कीवर्ड को। सो अब मेरे पास क्या ऑप्शन मौजूद है कि फॉर एग्जांपल मैंने ये पर्टिकुलर कीवर्ड लिया, और मैं अपनी बल्क फाइल में जाके इस पर्टिकुलर, यानी सॉरी, इस पर्टिकुलर जो कैंपेन है, ये वाली कैंपेन को अपनी बल्क फाइल में जाके सर्च करूंगा, और उसके रिजल्ट जो है वो अपने सामने लेके आऊंगा। फॉर एग्जांपल कि वो ये रिजल्ट्स आते हैं मेरे सामने, ये वाले मतलब रिजल्ट। हर सर्च टर्म को उसकी कैंपेन में जाके देखना है और फिर उसकी नहीं नहीं, प्लेसमेंट हर लेवल पे सर्च टर्म को नहीं, ऑप्टिमाइज, आप यहाँ पे जो भी ऑप्टिमाइजेशन वाला होगा सर। ये जो कैंपेन वाइज है ना, आप उसको चेकआउट करेंगे। लेट्स से आप वन बाय वन इसको कैंपेन फिल्टर करें, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो है वो आपको हो सकता है कि किसी कैंपेन में मल्टीपल कीवर्ड जो हैं वो आपके आ रहे हो, किसी में किसी कोई एक ही कीवर्ड आ रहा हो। तो जब आप कैंपेन लेवल पे ये चीजें करना स्टार्ट करोगे, तो फिर आपके पास वो नंबर जो हैं वो आ जाएंगे कि आपने कहाँ पर किसकी, यानी जब आप इस कैंपेन में जाओगे और फिर इसका डाटा चेक करोगे कि प्लेसमेंट लेवल पे इसका डाटा क्या है, ठीक है। अब प्लेसमेंट लेवल पे आपको नजर आता है कि भाई प्लेसमेंट लेवल पे ये तीनों जगह पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल तीनों जगह पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो मेरे लिए यहाँ पर डिसीजन होगा कि मैं जाके सिंपली जो है वो इसकी बिड जो है वो इतनी कर दूं कि तीनों प्लेसमेंट पे ये बिड जो है, जो सीपीसी मैंने यहाँ पे ड्राइव किया है, ये सीपीसी जो है वो तीनों को चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली ये अमाउंट जो है वो एज बिड सेटअप कर देता हूँ, तो तीनों प्लेसमेंट पे यही अमाउंट जाएगा। लेकिन मुझे नजर आता है कि नहीं यार, वो टॉप ऑफ द सर्च पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्रोडक्ट पेजेस पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। सो और मुझे टॉप ऑफ द सर्च को ये बिड सेट, ये सीपीसी जो है वो देना है 1.73 का। मेरे प्रोडक्ट पेजेस जो है वो हिट नहीं करना चाहिए, मेरा रेस्ट ऑफ द सर्च जो है वो हिट नहीं करना चाहिए। तो फिर मैं उसी फॉर्मूले के थ्रू जो है वो अप्लाई करूंगा कि मेरा प्रोडक्ट पेजेस पे जो सीपीसी है वो 1.05 आ रहा है, तो मुझे अपनी बिड जो है वो इससे कम रखनी है, ताकि इस पे क्लिक जो है वो विन ना होने पाए, ठीक है। सो मैं इसी कैलकुलेशन के थ्रू अपनी बिड जो है वो सेट करूंगा, और टॉप ऑफ द सर्च को 1.73 की बिड जो है वो अलाउ कर दूंगा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो रिमार्क्स के अंदर आपने ऑप्टिमाइज लिखा हुआ है, वहां पर हम ये वाला काम करेंगे। रिमार्क्स जो केपीएम आपने निकाले थे, जो जी, जो जो जहां पर ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, या जहां पर, वहीं पर तो हमने अपनी बिड जो है वो कम की है ना, कि कितनी बिड सही जो है है वो हम। सेट कर। जहां पर हमारी नो चेंज था, तो वहां पे तो हमने कोई बिड चेंजेस किया ही नहीं है, ठीक है। ये बिड, ये सीपीसी वही है जो कि हमारा ऑलरेडी आ रहा है, तो वहां पे तो हमने कोई चेंज करना ही नहीं है। आप यहाँ पे लाइट से आप ये सेलेक्ट कर लो सिंपली, कि आपको अगर ये पता करना है, या ये इसमें इस चीज में कंफ्यूजन हो रही है कि किस किस कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो चेंजेस करना है, तो आप सिंपली चेंज ऑफ बिड्स का कॉलम में जाएं, और यहाँ से 0% जो है वो रिमूव कर दें, ठीक है। सो जिन पे अच्छा, इसमें आ रहे हैं कि, ओके एक मिनट,
नहीं यहाँ पे कोई, अच्छा यहाँ लगाया हुआ। ठीक है, आप अपने चेंज ऑफ बिड वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से 0% को रिमूव करेंगे। ठीक है, अच्छा फिर इसमें ब्लैंक्स भी आ रहे हैं जहां पर हमने नेगेटिव किया है, तो हम नेगेटिव को रिमूव कर देते हैं अपने पास से। ठीक है, सो अब ये वो कीवर्ड्स आ गए जहां पे हमने बिड्स में कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये वाले कीवर्ड्स जो हैं वो आप अपनी या तो डायरेक्टली कैंपेन मैनेजर में चले जाएं या बल्क फाइल के थ्रू इसके ऊपर वर्किंग कर लें, दोनों जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। बल्क फाइल में क्योंकि आपके पास पूरी विजिबिलिटी जो है वो उस तमाम कैंपेन्स की एक साथ आ जाएगी, तो वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। कैंपेन मैनेजर में जाके एक एक कैंपेन को चेकआउट कर रहे होंगे तो वो उसमें भी शायद आपको ज्यादा टाइम जो है वो लग जाए। ठीक है सर। अच्छा, ऑब्जेक्टिव यानी आप बल्क फाइल में वैल्यूज को आप वी लुकअप वगैरह के थ्रू जो साथ पूछ रहे हैं, आप वी लुकअप वगैरह के थ्रू ऑब्जेक्टिव्स की वैल्यू या केपीएम्स की वैल्यूज यहाँ पे एक्सट्रैक्ट तो कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो केपीएम की वैल्यू है वो प्रॉब्लम करेगी, क्योंकि केपीएम जो है वो सॉर्ट ऑफ हमारे पास सर्च टर्म के अगेंस्ट मौजूद है, वो कैंपेन के अगेंस्ट मौजूद नहीं है। केपीएम हमने कीवर्ड का आइडेंटिफाई किया, तो जो सर्च टर्म है उसका डाटा तो हमारे पास बल्क फाइल में नहीं होता, हमारे पास बल्क फाइल में कीवर्ड्स का डाटा होता है जो कि हम कैंपेन में टारगेट कर रहे हैं। तो केपीएम का डाटा हम यहाँ पे लेके नहीं आ सकते। हाँ, कैंपेन ऑब्जेक्टिव का डाटा जो है वो हम डेफिनेटली यहाँ पर लेके आ सकते हैं, लेकिन उसकी आई बिलीव कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम खुद कैंपेन सेटअप कर रहे होते हैं ना, ठीक है, सो वहां पर हमें पता होता है कि कौन सी कैंपेन जो है वो किस पर्पस से हमने बनाई थी। उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो रैंकिंग था, उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो कन्वर्जन था, या उसका ऑब्जेक्टिव रिसर्च या अवेयरनेस था। ठीक है, तो जब हम खुद मैनेज कर रहे होते हैं चीजें डे टू डे बेसिस पे, सो हमें पता होता है कि किस कैंपेन का क्या ऑब्जेक्टिव है। सो फिर भी लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ती तो आप वीलुकअप से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वहां पर, जस्ट फॉर द रेफरेंस। ठीक है, सो इसी तरीके से आप जितने आपके ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड जो डिसीजन हैं जो आपने यहाँ पे डिसाइड किए हैं, वो आप अपनी कैंपेन में जाके फिर चाहे वो आप बल्क फाइल से करो, चाहे वो आप कैंपेन मैनेजर से करो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि जो आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगता है आप वहां से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, दो तीन चार चीजें जो हैं वो हमने ये चेकआउट की हैं कि प्लेसमेंट ऑप्टिमाइजेशन जो है वो ज्यादातर हम उन सिनेरियोज में कर रहे होंगे, यानी प्रायोरिटी प्लेसमेंट को उस वक्त देंगे जबकि वो एक सिंगल कीवर्ड कैंपेन है। ठीक है, या फिर अगर वो मल्टीपल कीवर्ड कैंपेन भी है तो कीवर्ड में एज सच हमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो नजर नहीं आ रहा। हमें वहां पे रूम नजर आ रहा है कि प्लेसमेंट लेवल के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट जो है वो ज्यादा लीड कर रही है। फॉर एग्जांपल के नहीं ये नहीं है, अगर मुझे कोई ऐसी कैंपेन मिल जाए जहां पर ओके, सो यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर कैंपेन को चेकआउट करें कि यहाँ पर जो टॉप ऑफ द सर्च की प्लेसमेंट है, ठीक है, यहाँ पर मुझे नजर आया ऑल्दो कि यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरीज जो हैं वो कैंपेन जो है वो टारगेट हो रही है, यानी मल्टीपल टारगेट्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, मल्टीपल टारगेट्स मौजूद हैं और ये तो डाउनलोड ना हो। सॉरी ये तो हाँ ना ये लेकिन ये तो ये कह तो इससे प्लीज अवेलेबल। फुरकान आप कुछ कह रहे हो? मेरा वो मैं आपका माइक शेयर, ठीक है, ओके, सो यहाँ पर 52% एक्ॉस आ रहा है ओवरऑल एक टारगेट के अगेंस्ट, लेकिन अगर हम टॉप ऑफ द सर्च की रिजल्ट्स देखते हैं तो वहां पर भी कुछ बेहतर रिजल्ट जो हैं वो हमें नजर आ रहे हैं।
ठीक है। सो यहाँ पर मुझे नजर आता है कि हाँ, प्लेसमेंट की तरफ जो है वो ऑप्टिमाइजेशन जो है वो मेरा पहला यानी मेरी प्रायोरिटी बन जाता है कि मुझे टॉप ऑफ द सर्च की तरफ जो है वो ट्रैफिक को डाइवर्ट करना चाहिए, क्योंकि अच्छा यहाँ पे टॉप ऑफ द सर्च पे 13% है, प्रोडक्ट पेजेस पे 0% है। दैट मीन्स कि जो रेस्ट ऑफ द सर्च है वहां पे एक्वास जो है वो ज्यादा 52% से भी ज्यादा जो है वो एक्वास जो है वो आ रहा होगा, जिसकी वजह से ओवरऑल एक्वास जो है वो 55% से ज्यादा जा रहा है। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द सर्च की विजिबिलिटी यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ऑल्दो के ये मल्टीपल टारगेट्स हैं, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि टॉप ऑफ द सर्च की तरफ डाइवर्ट करना इसके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वहां पे बेहतर एक्वास आ रहा है, तो हम उसकी तरफ ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ज्यादातर प्लेसमेंट जो है वो हम सिंगल कीवर्ड कैंपेन की तरफ जो प्लेसमेंट को ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जा रहे होंगे। जब कोई मल्टीपल कीवर्ड कैंपेन है, सो वहां पर हमारी इनिशियल प्रायोरिटी जो है वो प्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए। हमारी इनिशियल प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि यहाँ पर जो हमने ऑडिट परफॉर्म किया है, उस ऑडिट से हमने उसके तमाम जो ब्लीडिंग कीवर्ड्स थे उस लेट्स से उसमें 10-15 50 सर्चेस जो हैं वो टारगेट हो रही हैं, और हमने टारगेटिंग में 5-10 कीवर्ड जो हैं वो एडअप किए हुए हैं, और उससे 50 सर्च टर्म जो हैं वो डिफरेंट सर्च टर्म टारगेट हो रही है। सो पहले हमारी प्रायोरिटी जो होगी वो ये होगी कि हमने उन कीवर्ड्स लेवल के ऊपर ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप कर दी है। अच्छा, कीवर्ड लेवल के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन कर दी, देन हम ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आएंगे प्लेसमेंट की, जब हम मल्टीपल कीवर्ड कैंपेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो सिंगल कीवर्ड कैंपेन में प्लेसमेंट हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी। मल्टीपल कीवर्ड कैंपेन में जो पहली हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम जो ब्लीडिंग कीवर्ड्स हैं उनको पहले ऑप्टिमाइज करें, एंड देन फिर प्लेसमेंट की तरफ फोकस करें, क्योंकि वहां पर प्लेसमेंट का डाटा जो है वो कलेक्टिवली आ रहा होगा, तो हम ये भी शायद कोई अप्रोप्रिएट डिसीजन जो है वो ना ले पाए सिर्फ प्लेसमेंट के उस कलेक्टिव डाटा की बेसिस पे। ठीक है, सो आई बिलीव कि यहाँ पर प्लेसमेंट से रिलेटेड इतनी डिस्कशन जो है वो काफ़ी है, और आई मीन ये बेसिक सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशंस वाला, यानी ये बेसिक सॉर्ट ऑफ मैथमेटिक्स वाली चीज़ें हैं कि आप अगर वो उन चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हो तो फिर आपके लिए ये बड़ा इजी होगा कि आप किस तरीके से इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अनफाल भाई, कोई ऐसा सिनारियो हो सकता है जिसके अंदर प्रोडक्ट पेजेस और टॉप ऑफ सर्च दोनों पे अच्छी नंबर्स आ रहे हों? हाँ, होते हैं, कुछ कैंपेन्स में आ जाते हैं। अब वो कन्वर्जन कैंपेन हो सकती है, या इवन कुछ कीवर्ड्स भी ऐसे होते हैं कि वो हर जगह ही अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, चाहे वो टॉप ऑफ द सर्च हो गया, चाहे वो प्रोडक्ट पेजेस हो गया। अच्छा चलें, आपने ये जो सवाल किया तो मैं उस सिनेरियो में लेट्स से कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मेरे पास हो सकता है कि मुश्किल ही कोई ऐसा कीवर्ड हो जो कि 2 प्लेसमेंट के ऊपर अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन जस्ट हाइपोथेटिकली मैं एक बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल कि आपको 3 प्लेसमेंट के अंदर नजर आता है कि आपकी टॉप ऑफ द सर्च अच्छा परफॉर्म कर रही है और आपकी प्रोडक्ट पेजेस पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आपका रेस्ट ऑफ द सर्च जो है ना वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, सो अब आप चाह रहे हो कि आपके क्लिक्स जो हैं वो टॉप द सर्च पे भी आने चाहिए, जो सीपीसी उसके ऊपर आ रहा है उसी के अराउंड जो है वो आपकी बिड जो है वो उस पे टॉप ऑफ द सर्च पे अलाउ हो जाए, और प्रोडक्ट पेजेस पे वो सीपीसी जो उसके ऊपर आ रहा है वो उसके ऊपर अलाउ हो जाए, लेकिन आप अवॉइड कर दो रेस्ट ऑफ द सर्च। फॉर एग्जांपल कि आपका टॉप ऑफ द सर्च पे जो है वो सीपीसी आ रहा है दैट इज $2, और जो प्रोडक्ट पेजेस पे आ रहा है वो 1.5 आ रहा है, और जो रेस्ट ऑफ द सर्च पे जो सीपीसी आ रहा है दैट इज 1.2। ठीक है, सो आपकी बिड जो है वो 1.2 से कम होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज, अब जो भी बिड आप यहाँ पे सेट करते हो 1.2 से कम होगी, सो उसको फिर आप कैलकुलेट कर लेंगे कि टॉप ऑफ द सर्च पे $2 अचीव करने के लिए मुझे क्या प्लेसमेंट सेट करनी होगी, और प्रोडक्ट पेजेस पे 1.5 सेट करने के लिए मुझे क्या प्लेसमेंट जो है परसेंटेज जो है वो सेटअप करनी होगी थ्रू दैट वेरी सेम फार्मूला। ये दोनों चीजें जो है वो आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पर नॉर्मली वहां पर होता है कि जब आपका सॉर्ट ऑफ कोई ऐसी प्लेसमेंट जिसकी सीपीसी जो है वो कम है, बट खास तौर पे रेस्ट ऑफ द सर्च पे, रेस्ट ऑफ द सर्च की सीपीसी जो है वो कम है,
लेकिन नहीं, बल्कि मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि आपकी प्रोडक्ट पेजेस की सीपीसी जो है वो कम है और रेस्ट ऑफ द सर्च की ज्यादा है, लेकिन रेस्ट ऑफ द सर्च जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आप चाह रहे हो कि आप प्रोडक्ट पेजेस को अवॉइड कर लो। तो अब वहां पे हमारे लिए मसला ये आ जाता है कि रेस्ट ऑफ द सर्च पे हमारे पास ऑप्शन ही मौजूद नहीं है कि हम कोई परसेंटेज सेट करके उसकी बिड जो है वो अलहदा से सेट कर दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हम ये सिनेरियो जो है वो रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, कि मेरी बिड जो है वो 1.5 जो है वो रेस्ट ऑफ द सर्च पे आ रही है, बल्कि नहीं यहाँ पे भी हो सकता है। खैर मुझे अगर कोई मिला तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, वहाँ उस सिनेरियो में आई एम श्योर आप लोगों में से कुछ ने देखा हुआ होगा कि जहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट पेजेस की बिल्ड जो है वो कम होती है, बट रेस्ट ऑफ द सर्च से वो ज्यादा बुरा परफॉर्म कर रहा होता है। सो वहाँ हमारे लिए प्रॉब्लम ये आता है कि हम वहाँ पे बिल्ड जो है, प्लेसमेंट जो है वो उस तरीके से सेट नहीं कर पाते। सो उसमें हमारे लिए फिर उस सिचुएशन को इग्नोर करना ही हमारे लिए होता है। उसका कोई सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम रेस्ट ऑफ द सर्च पे कोई परसेंटेज जो है वो सेट नहीं कर सकते। मुझे अगर कोई कैंपेन का कोई स्क्रीनशॉट मिला तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, जिस सिनेरियो की मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। उसको, ताकि वो उसका एक क्लियर आइडिया जो है वो आप लोगों के पास आ जाए। किसी और का कोई सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड? ये जो सर कॉलम आर में जो आपने चेंज इन बिड किया जी था, जी 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 ये आपने जरा दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं, ये मतलब जी, किन बेसिस ये पे किया था? फॉर्मूला तो मैंने इसमें आई मीन इस फॉर्मूले में आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे सेटअप किया हुआ है। ये फॉर्मूला किस तरीके से कंप्यूट हो रहा है कि जो आपकी करंट बिड है, ठीक है, और जो न्यू बिड है, सो उसका चेंज ये डिटरमाइन करेगा, और कंपैरेटिवली जो जितना परसेंट चेंज आ रहा है या जितना परसेंट आप चेंज करना चाह रहे हो, वो ये परसेंटेज यहाँ पे डिफाइन कर देगा। फॉर एग्जांपल कि अगर लेट्स से कि ये मैं इसकी बिड जो है वो डिक्रीज करता हूँ, ठीक है, $1 सेट हुई है, ठीक है, सो दैट मीन्स कि मैंने 5 सेंट से बिड डिक्रीज की है, तो ये मुझे दिखा रहा है कि जो न्यू सीपीसी है वो 5% कम हमने, क्योंकि माइनस में आ रहा है, तो 5% जो है वो बिड कम की है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और दूसरी जगह अगर फ्लैट से मैं 105 कर देता इसको, सो ये 5% से ठीक बिल्ड जो है वो इंक्रीज कर रहा हूं मैं। सो ये सिर्फ एक इंडिकेटर के तौर पे मैंने यहाँ पे ऐड किया है, कि ताकि जब आप बिड एडजस्ट कर रहे हो, सो आपको ये आइडिया मिल जाए कि आप कितना परसेंट जो है वो चेंज लेके आ रहे हो। ठीक है, कुछ सिनेरियोज में लेट्स से कि कोई कैश जो आपकी स्टार कीवर्ड्स हैं या क्वेश्चन मार्क्स हैं, और जो जिन पे आपको हाई वॉल्यूम ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो वहां पे हो सकता है कि आप इस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हो कि आप 2-3% से ज्यादा का बिट चेंज ना करो, ताकि उसकी ऑर्डर वेलोसिटी में कोई बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस जो है वो नहीं आनी चाहिए। सो ये परसेंटेज या ये इंडिकेटर जो है वो आपको पहले से आई मीन यहाँ पे आपको शोकेस कर देगा कि आप कितना परसेंट जो है वो चेंज कर रहे हैं, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव से वो अलाइन रहे। है सर। अच्छा, मैं यहाँ पे जी साहब, ये इंशाल्लाह जो आपका ऑर्गेनिक ऑर्डर वाला सवाल है ना, वो इंशाल्लाह जब ये हम अपना नेक्स्ट सेशन ट्यूसडे को करेंगे ना, सो मैं सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस पे जब हम काम कर रहे होंगे, सो वो ये वाला टॉपिक जो है वो कवर अप हो जाएगा उसके अंदर। तो ये मैं उसी वक्त आई मीन आपको कैलकुलेशन करके ही एक्सप्लेन करूँ, तो वो आई बिलीव ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि मैं थियोरेटिकली एक्सप्लेन करूँ इसको। अच्छा, अहमद कह रहे हैं कि एक्सेल मैक्रोस रिकॉर्ड करने का जिक्र किया आपने, उसका क्या आइडिया दे सकते हैं, हम क्या क्या प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं? अच्छा, ऑटोमेशन से रिलेटेड एक रूल जो है ना वो ये होता है कि जो काम आप रिपीटेटिवली करते हो वो काम ऑटोमेट हो सकता है। हर वो काम जो आप रिपीटेटिवली करते हो, यानी जिसका एक सर्टेन एसओपी है, सर्टेन स्टेप्स हैं कि वो स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है, स्टेप 4 ये है। ठीक है, सो ऐसे जितने भी आपके प्रोसेसेस हैं उनको आप किसी ना किसी लेवल पे या किसी ना किसी टूल के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू, सिस्टम्स के थ्रू आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर हम ऑडिट के पर्सपेक्टिव में बात करें, तो फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर लेट्स से कि हम यहाँ पर
कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स सेटअप करने से पहले हम यहाँ पर ये डिफाइन कर रहे हैं, यानी हम सॉर्ट ऑफ एक डाटा की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, डाटा गैदरिंग कर रहे हैं, उसको स्ट्रक्चर कर रहे हैं। सो स्ट्रक्चर हमें हर दफ़ा करना पड़ेगा और ये प्रोसीजर जो है वो हमेशा सिमिलर रहेगा, क्योंकि सर्च टर्म का डाटा जो है वो सिमिलर ही है, यानी उसके सिमिलर से मेरी मुराद ये है कि उसके फॉर्मेट जो है वो कोई ऐसे चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सो वो फॉर्मेट जो है वो सिमिलर हैं। आपको वही एक्सरसाइज जो है वो हर बार ऑडिट में दोबारा करनी पड़ेगी। तो इस प्रोसेस का एक मैक्रो डेवलप किया जा सकता है कि मैं बस इसका एक दफ़ा मैक्रो रिकॉर्ड कर लूँ और फिर जब भी मुझे ऑडिट करना हो तो मैं एक सिंगल क्लिक पे ये ऑब्जेक्टिव वाली शीट भी मेरी क्रिएट हो जाए। इसी तरीके से मेरी केपीएम वाली शीट भी जो है वो रेडी हो जाए और मेरी डुप्लीकेट्स वाली शीट भी जो है वो रेडी हो जाए। ठीक है, सो उसके बाद अच्छा, ऑब्जेक्टिव में जब हम डिफाइन कर रहे हैं कि अब ये चीज़ जो है वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको ऑटोमेट करना अनटिल अनलेस कि उसका कोई कंडीशन है। फॉर एग्जांपल कि मेरा कैंपेन में मेरा स्ट्रक्चर ये है कि सॉर्ट ऑफ एक कन्वर्जन कैंपेन है और उसमें कन्वर्जन कैंपेन का उसके कुछ प्रीफिक्सेस हैं जो कि एक कन्वर्जन कैंपेन में के टाइटल में जो है वो एडेड अप है। लेट्स से कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको नाम दे दूं कि जिसमें CON लिखा हुआ आ रहा है या CVR लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, दैट इज माय कन्वर्जन कैंपेन। ठीक है, इसी तरीके से जिसमें RNK लिखा हुआ आ रहा है, दैट इज अ रैंकिंग कैंपेन। ठीक है, अच्छा, अब अगर तो ये मेरी कैंपेन में सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इसी तरीके से, तो फिर मैं इस पर्टिकुलर यानी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के वो भी ऑटोमेट कर सकता हूँ। मैं कंडीशन क्या लगाऊंगा कि वो ये चेकआउट करे कैंपेन का टाइटल क्या है। कैंपेन का टाइटल कैंपेन के टाइटल के फर्स्ट 3 टाइटल लेटर्स देखे उसने CVR आइडेंटिफाई किया। कंडीशन मैंने डिफाइन कर दी कि भाई अगर CVR आ रहा है तो दैट मींस कि ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन होगा, RNK आ रहा है दैट मींस कि ऑब्जेक्टिव रैंकिंग होगा। और इसी तरीके से रिसर्च का मैंने कुछ और प्रीफिक्स सेट कर दिया, अवेयरनेस का मैंने कुछ और प्रीफिक्स सेट कर दिया और उसकी बेसिस पे मैंने कंडीशंस बना दी कि ये उनके प्रीफिक्स आइडेंटिफाई करें और उसकी बेसिस पे ऑब्जेक्टिव जो है वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर तो वो नहीं डिफाइन तो फिर मुझे ये वाला काम यानी इस पर्टिकुलर कॉलम को फिल इन करना, ये मेरा काम जो है वो मैनुअली रह जाएगा। बाकी सब काम जो है वो आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो। केपीएम में क्योंकि हमारी कंडीशंस होती हैं, यानी यहाँ पे कंडीशन डिफाइंड है कि पहले हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बेसिस पे स्प्लिट करना है एंड देन फिर हमने एक्ॉस की बेसिस पे स्प्लिट करना। मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों को? जी सर, अब भी सही आ रही जी है, सर, पहले बीच खराब में हुई कभी थी, अब कभार ठीक है। करती है लेकिन फिर ठीक हो जाती है। ओके, सो जो केपीएम वाला है वहां पर हमारे जो रूल्स हैं वो डिफाइंड है कि पहले हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बेसिस पे यानी 80-20 की सेग्रीगेशन करनी है और फिर एक्ॉस की बेसिस पे सेग्रीगेशन करनी है। तो उसकी बेसिस पे हम अपने चारों सेगमेंट्स जो हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर वो डिफाइन कर देते हैं तो फिर हम इस पर्टिकुलर कॉलम को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, कि केपीएम भी ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द नंबर्स वो ऑटोमेटिकली इसका केपीएम जो है वो डिफाइन कर दे और उसकी बेसिस पे अप्लाई कर दे। ठीक है, सो ये वाला पार्ट भी ऑटोमेट हो सकता है। अदरवाइज यहाँ तक ऑटोमेट होगा, अगर आप उसको नहीं करते तो यहाँ तक ऑटोमेट होगा। केपीएम और रिमार्क्स जो है वो आपको मैनुअली इनपुट करने होंगे। ठीक है, डुप्लीकेट्स में भी जो ज्यादातर चीजें हैं तो यहाँ तो ऑब्वियसली कोई एज सच इस पर्टिकुलर पार्ट में जो केपीएम तक का डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो केपीएम वाली शीट से ही लिंकअप है, तो यहाँ तक तो ऑटोमेशन जो है वो हो सकती है। उसके बाद रिमार्क्स और जो ये वाले डाटा पॉइंट्स हैं वो आपको यानी इसमें CPC स्पेसिफिकली की न्यू CPC जो है वो क्या होनी चाहिए वो आपको स्पेसिफिकली डिफाइन करनी होगी। लेकिन इसके अलावा जितना भी काम है वो मैक्रोज के थ्रू ऑटोमेट किया जा सकता है। ठीक है, जब मैक्रोज रिकॉर्ड कैसे करने हैं तो उसमें मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा ऑब्वियसली। ठीक है, कि किस तरीके से रिकॉर्ड करना है उसको, बट यहाँ पर अगर आपके पास एक्सेल पे आप जाओगे तो आपके पास एक डेवलपर टूल आ रहा होगा और यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन आ रहा होगा।
अच्छा, उस रिकॉर्ड मैक्रो के ऑप्शन के बाद जब आप इसकी रिकॉर्डिंग सॉर्ट ऑफ स्टार्ट कर देते हो, तो उसके बाद जो जो काम आप कर रहे होगे एक्सेल के ऊपर, चाहे वो आप एक क्लिक करो, चाहे वो आप एक सॉर्ट ऑफ स्पेस का बटन जो है वो प्रेस करो, ठीक है, वो हर चीज जो है ना वो उसको रिकॉर्ड करता जाएगा, उसको डॉक्यूमेंट करता जाएगा, ठीक है। और वंस जब तक जो जो काम आप कर रहे होगे उसकी वो रिकॉर्डिंग करता जाएगा, और जब आप स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दोगे तो वो सॉर्ट ऑफ एक आपके पास एक प्रोसेस की पूरी एक फाइल बन जाएगी कि आपने ये ऑपरेशंस जो है वो किए। अब उन ऑपरेशंस पे अगर आप उसको एक मैक्रो की फॉर्म दे देते हो और उसको एक सॉर्ट ऑफ एक बटन से या एक फंक्शन से कनेक्ट कर देते हो कि जब ये बटन के ऊपर क्लिक किया जाए तो वही ऑपरेशन जो आपने एक मैक्रो रिकॉर्ड किया था वो ऑपरेशन पूरा का पूरा रिपीट हो जाए, ठीक है। तो वो चीजें वो दोबारा करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन उसमें कुछ चीजें जो है वो हमें ख्याल करनी पड़ती है कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल कि जब मैंने रिकॉर्डिंग का बटन यहाँ पे प्रेस किया तो मेरा कर्सर जो था वो A1 पे था इस पर्टिकुलर डुप्लीकेट शीट में, और मैंने यहाँ से डाउन एरो किया, ठीक है, यानी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, मेरा कर्सर जो है वो A1 पे है और मैंने यहाँ से डाउन एरो किया, अब वो वहाँ पे डाउन एरो रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। वो ये रिकॉर्ड नहीं हुआ कि डुप्लीकेट शीट में डाउन एरो करना है या A1 सेल से A2 पे आना है, ये नहीं हुआ, वहां पे डाउन एरो रिकॉर्ड हुआ है। सो अगर मैंने मैक्रो रन किया और मैं इस शीट पे था, ठीक है, सो यहाँ पर वो और मेरा लेट्स से कि मेरा कर्सर जो था वो यहाँ पे था और मैंने मैक्रो यहाँ पे रन किया है, तो वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, यानी वो डाउन एरो का जो ऑपरेशन था वो यहाँ पे परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं डिफाइन किया गया कि वो उस पर्टिकुलर शीट पे या उस पर्टिकुलर सेल पे जाके ये एक्शन जो है वो परफॉर्म करना। अगर मैं इस पर्टिकुलर सेल से यहाँ पे यानी 1 से 2 पे आना चाहता हूँ और इसी शीट के 2 पे आना चाहता हूँ, तो पहला स्टेप होगा वो मेरा ये होगा कि पहले मैं उसको ये बताऊंगा कि मुझे A1 पे आना है एंड देन यहाँ से डाउन एरो करना है, तो वो फिर उसका सॉर्ट ऑफ रेफरेंस बन पाएगा और वो उसी तरीके से उसके ऊपर परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। अदरवाइज वो सिर्फ डाउन एरो करेगा और वो जहाँ पे भी आपने जहाँ से भी स्टार्ट किया वो वहीं से उसको स्टार्ट कर देगा। ओके, ठीक है। सो आई बिलीव इसके इसके ऊपर आई मीन आपको काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी और उसको आप सिंपली एक काम करेंगे, आप 2-3 चीजें यानी एक्सेल पे कोई छोटा मोटा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करें और उसमें उसको करने से पहले मतलब कोई ऐसा ऑपरेशन हो जो कि जिसके आई मीन वो 4-5 स्टेप्स में हो, ठीक है। सो उन 4-5 स्टेप्स को परफॉर्म करने से पहले आप रिकॉर्ड मैक्रो करें और वो फिर 4-5 स्टेप्स फॉलो करें और उसके बाद जो है वो फिर आप उस मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टॉप करके उसका विजुअल बेसिक्स का जो कोड उसने लिखा है उसको एक दफा स्टडी कर लें, तो मे बी शायद जिन लोगों को कोडिंग और प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो मे बी शायद आप वहाँ पे आपको चीज़ें कुछ जो है वो क्लिक हो जाएंगी और समझ में आना स्टार्ट होगी। मैंने पर्सनली मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती, लेकिन मैंने इसी तरीके से उसको उसके कोड को रीड कर करके ही समझा है और सीखा है। सो मे बी जिनका इंटरेस्ट होगा वो आप लोग उस चीज़ को कैच कर लोगे। सर जी ये पावर क्वेरी के थ्रू ही हो सकता है, पावर क्वेरी के थ्रू स्टेप्स रिकॉर्ड करते हैं, फिर आप शीट करें और बाकी स्टेप आपके खुद अप्लाई हो जाएंगे पूरी शीट। आपने एक डाटा कॉलम दिया तो वो सारे स्टेप रिकॉर्ड हो जाता है, तो उसके थ्रू ज़्यादा आसान उसके थ्रू है, लेकिन वो मैंने पर्सनली यूज नहीं किया है पावर क्वेरी, तो मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि उससे भी हो सकता है। ठीक है, किसी और का कोई सवाल? अंकल भाई, जी मेरा एक क्वेश्चन है, टॉपिक से हट कर है मेरा, अगर ये टॉपिक अगर खत्म हो गया तो पूछ सकता हूँ? जी असल में मेरा जो क्वेश्चन है ना वो डे पार्टिंग के हवाले से। जो मेरी लॉन्च है ना, मैंने उसमें ना डेली को मैं एनालाइज करता हूँ। मेरे पास सुबह के टाइम जो है ना, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के दरमियान 3 से 4 ऑर्डर्स आते हैं, इसके अलावा पूरे दिन मेरे पास ऑर्डर नहीं आते।
फिर ये कि शाम में 3-4 ऑर्डर आते हैं, और ये कि फिर रात को 10 बजे से लेके 12 बजे तक के दरमियान ना मेरे को अचानक से जो है ऑर्डर की बूस्ट आती है, और तकरीबन एंड ऑफ द डे मेरे डेली बेसिस पे 15 to 20 ऑर्डर्स हो जाते हैं। अच्छा, मैंने इसमें एक चीज़ और एनालाइज करी कि जिस टाइम पे ऑर्डर्स आते हैं कि सुबह शाम और रात में, तो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं जो टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर रैंक हुए हैं ऑर्गेनिकली और स्पॉन्सर दोनों, तो वो पीपीसी भी ना इस टाइम के ऊपर रन कर रहे होते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें भी इसी टाइम के ऊपर अपनी पीपीसी को रन करना चाहिए डिबटिंग करके? अच्छा, उसमें ये पैटर्न जो है वो आपका डे टू डे बेसिस पे? जी बिल्कुल, डे टू डे बेसिस पे। और एक चीज़ मैंने और सर्च करी है कि मुझे 2 दिन डेली बैक टू बैक सेल आती है ऑलमोस्ट 15 to 20, और फिर थर्ड डेज जो मेरे पास सेल आती है वो 7 to 8 आती है, और ये कंटिन्यूसली तकरीबन लास्ट 15 to 20 डेज से नोट कर रहा हूँ। ओके, सो उसमें आप जो है ना वो बजट कैप के थ्रू उसको उसकी, अगर आपकी सिंगल प्रोडक्ट है ना तो आप उसको बजट कैप के थ्रू जो है वो उसकी डिपार्टिंग जो है वो कर सकते हो, लेकिन उसमें डिपेंडेंसी ये रहेगी कि आपको रोजाना डेली बेसिस पे जो है वो टास्क जो है वो मैनुअली परफॉर्म करना पड़ेगा। सही। अच्छा, अगर ये इस आपको कोर्स आपको 2-3 इंटरवल जो है ना वो दिख रहे हैं। सही। अच्छा अनफल भाई, इस कोर्स के अंदर आप डे पार्टिंग करवाएंगे? जी जी जी, डे पार्टिंग का है इसमें। आई मीन आई बिलीव मैंने आई डोंट नो कोर्स आउटलाइन में मेंशन किया था या नहीं किया था, बट डे पार्टिंग इसमें इंक्लूडेड है। और उसका अच्छा अनफाल भाई, मेरी जो अपनी लॉन्च है मैं अभी भी डे पार्टिंग ही कर रहा हूँ। तो अभी डे पार्टिंग से रिजल्ट्स काफी बेहतर हैं एज कम्पेयर टू जो मैं नॉर्मली पीछे चल रहा था। ओके, अच्छा, मैंने डे पार्टिंग के लिए सॉर्ट ऑफ एक तरीकेकार बताया हुआ था कि उसका मैं बेसिकली उसमें किस तरीके से हम पैटर्न जो है ना वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो उसका एक प्रॉपर एक शीट मैंने बनाई हुई है। सो उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे ताकि हमारे पास एक कॉन्क्रीट डाटा मौजूद हो कि हमें एक सर्टेन पीरियड पे जो है वो उसकी बाइंग पैटर्न जो है ना वो नजर आ रहे हैं, और उसकी बेसिस पे फिर हम अपने डे पार्टिंग से रिलेटेड डिसीजन जो है वो ले सकते अनफल भाई, डे पार्टिंग से फायदा होता है ज्यादा सेल्स में? हैं। बिल्कुल होता है, यानी हमारी अगर तो हमें नजर आ रहा है कोई पैटर्न हमें नजर आ रहा है, सो उसमें फायदा ये होता है कि हमारा इररेलेवेंट एरियाज पर यानी इररेलेवेंट टाइमिंग्स में जहाँ पर हमें पता है कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो परचेज नहीं होती है जिन टाइमिंग्स में, सो उन टाइमिंग्स में हमारा स्पेंड जो है वो बच जाता है। ओके। सो वो ओवरऑल हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को ही सपोर्ट कर रहा होता है अगर तो वो सही हो जाए तो। ठीक है अनफल भाई, थैंक यू। ठीक है।